ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैं तुम्हें सारी कहानी बता चुका, उसका रिलेशन करंट के साथ भी बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका रिलेशन एक्चुअल में उसको यूज करके हम ओम्स लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं। ऐसा समझ सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से हम ओम्स लॉ प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अभी तक हमने कितने फॉर्मूले देख लिए। एक तो ये था ई टॉ बाय एम, ये फॉर्मूला था। यहाँ माइनस भी था बट अभी उसको हटा दो, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मरोड़ते हैं। क्यों मरोड़ेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल का ग्रेडियंट। हमेशा पोटेंशियल का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये कहानी शायद अभी तक मैं 10 बार बोल चुका हूं, ठीक है, बट फिर भी तुम्हें नहीं पता तो मैंने बता दिया है ना, कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकाल दिया इन टॉ से और नीचे क्या कर दिया, एम। सिंपल सी बात है। तो मैंने बस इलेक्ट्रिक फील्ड को वी में कन्वर्ट करा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ओम्स लॉ में वोल्टेज होता है, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो बस इसको इसीलिए कन्वर्ट कर दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, और वो क्या है, किसके रिलेशन में, करंट के रिलेशन में। मतलब NEAVD, मतलब NEAVD को जैसे ही हम रखते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, करंट की वैल्यू आती है। यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? तो नोटिस करो कि हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ गई, मतलब करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वोल्टेज का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही मैं V और I को डिवाइड करूंगा, V और I को क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा, पर दोनों की वैल्यूज रखते हैं। I की वैल्यू तो कितनी है, NEAVD। सिंपल सी चीज है, ये मैं पिछली क्लास में तुम्हें सिखा चुका हूं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज देख लेना। और यहाँ पे रही बात V की वैल्यू, तो V की वैल्यू यहां से चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। V इज इक्वल्स टू, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में जाएंगी, ML, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई टॉ, है ना। मैंने किया क्या, बस वोल्टेज को एक साइड पे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस को एक साइड पे रखा, बाकी सारी चीजें उधर भेज दी। तो M इंटू एल इंटू वी डी अपॉन में ई टॉ वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो बस वही किया, इसकी वैल्यू MLVD अपॉन में ई टॉ, ML, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू में देख सकते हो, VD से VD कट रहा है, मतलब क्या है कि क्या कहते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कट गया। बचा क्या यहाँ पे, V बाय आई इज इक्वल्स टू ML अपॉन में NEA। यहाँ पे अब E और E दो बार था तो E स्क्वायर लिख दो और टॉ, ठीक है ना। तो M है, L है, N है, E स्क्वायर A और टॉ है। ये एक क्या आया, ये एक रिलेशन आया। कहने का क्या मतलब है, ये एक ऐसा रिलेशन आया जहां पे ये सारी की सारी वैल्यू एक क्या है, कांस्टेंट है। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, किस आधार पे ये बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। M क्या है, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, ये बात हम लोग को पता है। L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब एक बात बताओ, मान लो मैं इतना बड़ा लेंथ ले रहा हूं कंडक्टर का, तो ये तो बदलेगा नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। ये मत बोलना भैया हम गरम वरम कर देंगे बड़ा हो जाएगा, नहीं, अभी यही चीज है और इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। यानी L है तो L है, लेंथ बदलने नहीं वाली, तो लेंथ बदलने नहीं वाली, वो सेम रहेगी, है ना। और यहाँ पे N की वैल्यू, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी को इसकी कहानी नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मेरे पास ये कोई चीज है, इसका वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इतने से वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं, N की वैल्यू है। और E तो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। A क्या है, एरिया है, कंडक्टर का एरिया, और एरिया की वैल्यू भी करेगी कांस्टेंट। टॉ क्या है, टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर यहां तक, मतलब टकराने में कितना समय ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। और यहाँ ये जो कांस्टेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है। R भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हाँ या ना। तो तुम जरा नोटिस करो यहां से हुआ क्या, V बाय आई एक कांस्टेंट के बराबर आ गया, चलो मान लो K के बराबर आ गया। V इज इक्वल्स टू I इंटू K हो गया, और यहाँ पे K की जगह हमें पता है क्या होता है, I इंटू R होता है ना। तो तुम नोटिस करोगे कि इस पूरी मदद से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि V जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो रही बात V और I, और V और I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वही मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी R की वैल्यू निकालनी है, तो मैं R की जगह ML अपॉन में NE स्क्वायर A टॉ, मतलब इन सारी वैल्यू डालूंगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओवरऑल ड्रिफ्ट
वेलोसिटी से हमने क्या प्रूव कर दिया, ओम्स लॉ प्रूव कर दिया। यानी हमारे पास रेजिस्टेंस का ये एक अजीबोगरीब फॉर्मूला आ गया। अब जरा नोटिस करो, तुम्हें पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय A के बराबर होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू L इंटू A, ये भी एक फॉर्मूला है। जरा इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को क्या करो, आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करोगे और नोटिस करोगे, अगर L को और A को हटा दो तो रही कौन कौन सी वैल्यू, M बची, नीचे क्या क्या बचा, N बचा, E स्क्वायर बचा और टॉ बचा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन के बाद ये जो रो है यानी रेजिस्टिविटी है, ये पक्का किसके बराबर होगा, इस वाले फॉर्मूले के बराबर होगा, M अपॉन में N E स्क्वायर टॉ। यानी अगर मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो है ही, और नोटिस करो रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर कितना लंबा है कितना मोटा है इस बात पे डिपेंड कर रहा है। बट रेजिस्टिविटी तो इस बात पे भी डिपेंड नहीं कर रहा कि लेंथ है एरिया है क्या है, वो सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पे, और रिलैक्सेशन टाइम पे। और ये चीज पूरी की पूरी मटेरियल ही बता सकता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो यहां से तुम देखो रेजिस्टेंस भी डिपेंडेंस आ गया, रेजिस्टिविटी का भी डिपेंडेंस आ गया। तो कहने का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने बहुत सारी काम की चीजें निकाल ली, और यहां से तुम्हें यह भी पता चल गया कि जो ओम्स लॉ जो हमने 10वीं में पढ़ा था वो एक्चुअल में आया कैसे, तो ये बात भी पता लग गई। तो अब देखो यहां से सिर्फ हम ओम्स लॉ का एक नॉर्मल वाला V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्म प्रूव नहीं कर सकते, ड्रिफ्ट ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हम उसका वेक्टर लॉ, वेक्टर वाला जो फॉर्म था वो भी। अगर किसी को वेक्टर फॉर्म नहीं याद, वो भी मैं करा चुका हूं, प्लीज वेक्टर फॉर्म देखो। ओम्स लॉ का सिर्फ नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है, एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, वही चीज मैं प्रूव करूंगा। पहले अगर वो ही नहीं पता होगा तो प्रूव क्या कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज वो देख लेना, ठीक है। अब यहां देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, इससे पहले जो यूज कर रहे थे वो गलत नहीं था, वहां बस हम माइनस ये एरो नहीं यूज कर रहे थे। बट अगर एक्चुअल में देखें तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस एक डायरेक्शन बता रहा है, तो ये सारी डायरेक्शन भी बताती है, एरो लगाना जरूरी है। ये है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी NEVD के बराबर होता है। ये कैसे आया है, सिंपल सी चीज है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD होता है ना। और यहीं से अगर तुम A को यहां से हटा के नीचे ले जाओ तो करंट पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। और करंट डेंसिटी भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस इसके ऊपर और इसके ऊपर यहां पे भी हमने एरो इसीलिए लगाया क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। बस आगे बस वैल्यूज पुट करो, यानी NEVD की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं कौन सी, -E टॉ बाय M, ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो देखो जरा यहां पे होगा क्या, माइनस से माइनस प्लस हो जाने वाला है, यहां एरो का एरो रहेगा, प्लस हो जाएगा N E स्क्वायर हो जाएगा, E इंटू E स्क्वायर, E यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ पे टॉ को ना मैं थोड़ा पहले लिख देता हूँ, इस चीज को पहले, अपॉन में M, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये जो NE स्क्वायर टॉ बाय M है ये किसके बराबर तुम्हें नजर आ रहा है, ये अभी अभी देखा देखा सा नहीं लग रहा। तो एग्जैक्टली ये जो चीज है तुम्हें देखी देखी इसलिए लग रही है, जस्ट अभी किया था, M अपॉन में NE स्क्वायर टॉ किसके बराबर होता है, रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। उल्टा लिखा है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट हाँ ये तुमने देखा है। यानी इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, J इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 अपॉन रो, 1 अपॉन मतलब उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें साफ साफ पता है कि वो क्या है, मतलब उल्टा है ना, तो इसीलिए उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो ये जो है रो, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू J, ठीक है। तो जरा नोटिस करो ये जो फॉर्मूला आया है ये क्या है, ये कोई एरा गैरा फॉर्मूला नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है किसका, ओम्स लॉ का। हमने सिर्फ ये वाला फॉर्म नहीं, V इज इक्वल्स टू IR नहीं, हमने इसमें साथ के साथ कौन सा फॉर्मूला भी प्रूव किया है, वेक्टर्स फॉर्म भी प्रूव किया है। तो एक्चुअल में ये कोई प्रूफ बहुत बड़े नहीं है, ना ही इनको याद करना कोई बहुत बड़ी चीज है, बट यहां से समझो कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से ही ओम्स लॉ तक पहुंचे हैं, ये ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म भी प्रूव हो गया, नॉर्मल फॉर्म भी प्रूव हो गया, ये थी सारी की सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी अभी तक में। तो 3 अलग वीडियोस में 3 अलग कहानियां बताई हैं मैंने तुम्हें, तीनों कहानी जानना जरूरी है, अलग तरीके से अलग अलग सेपरेट जानना जरूरी है, इसलिए सेपरेट बनाया। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।